राजस्थान का बजट आने वाला है। राजस्थान के बजट से क्या उम्मीदें हैं? कोविड के दौरान कैसा गुजरा है इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में कारोबारियों के कारोबार? मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के राजस्थान के 3 दिग्गज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुरेश कालानी जी, जो कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर एसोसिएशन, रेटा रेटा के मैं सही अगर सही उच्चारण कर रहा हूं तो रेटा के जी प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के। हमारे साथ हैं कमल कंदोई जी, जो कि 40 के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और रेटा के सेक्रेटरी भी हैं। हमारे साथ हैं संजीव सरोलिया जी इलेक्ट्रो प्लाजा, जो राजस्थान का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का एक बड़ा बड़ा घराना है, उसके आप एमडी हैं। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में, इस डिबेट में। तो सुरेश जी, थोड़ा सा हमें थोड़ा ब्रीफ करें कि बजट कैसा रहा, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा आपका? नमस्कार सर। देखिए, जी जहां तक सेंट्रल बजट की बात करें तो हमें उम्मीद थी कि सेंट्रल बजट में जीएसटी, जो कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लाइक एलईडी 32 इंची एंड अबोव के ऊपर में 32 इंच के ऊपर जितनी भी एलईडी आती है, और साथ ही एयर कंडीशनर्स, जो कि कोविड के दौरान हमने महसूस किया कि वो आज हर घर की आवश्यकता है, पर 28% जीएसटी है। हम उम्मीद करके चल रहे थे कि ये जीएसटी 28 से 18% हो जाएगा, और इस संदर्भ में हमने हमारी एसोसिएशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई भी थी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ और सरकार ने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। दूसरा, हमारा ये सोच था कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है, जैसा कि आपने भी कहा कि धीरे धीरे ये एक आवश्यकता बन गई है और इसके बिना आज लाइफ अधूरी है। हम ये कह सकते हैं कि नेसेसिटी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उन पे सरकार को कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी के अंदर में जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसमें कुछ कमी करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कमी करने की बजाय 12.5% की के स्थान पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको 15% कर दिया। आप जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आज भी बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, और उसके कारण पिछले 1 महीने के अंदर में रेटों में काफी इंक्रीज आई है, और निश्चित रूप से इससे व्यापार उल्टा एक सपोर्ट मिलने के बजाय व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो हम राजस्थान सरकार का चूंकि बजट आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर में जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उसके लिए राजस्थान सरकार भी जो है वो केंद्र से डिमांड करे कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसे एक रीजनेबल टैक्स, जो जिसे हम कह सकते हैं 18% में, जैसे बाकी के प्रोडक्ट्स है 18% या 12% में लेकर के आए, ताकि आम आदमी तक एक रीजनेबल रेट पर ये प्रोडक्ट हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी क्योंकि जरूरत है। तो 28% जीएसटी वैसे भी थोड़ा सा अभावरिक सा लगता है कि इतना परसेंट जीएसटी चुका के आदमी कैसे कोई सामान खरीदता है, और उसको लगता है कि सारा जो उसका कीमत है वो सारा दुकानदार ही ले रहा है। वो दुकानदार को दोष देता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि उस पर जीएसटी का कितना बड़ा बोझ होता है, और काफी कुछ उसके कारण डिमांड भी गिरती है। हमारे साथ कमल कंदोई जी भी हैं। कमल जी, थोड़ा सा हमें ये समझाएं कि नमस्ते। सरकार का जो उद्देश्य रहा है, जैसा कि सर ने बताया कि ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है 12.5% से 15% किया है, उसका उद्देश्य ये रहा है कि हमें जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बल मिले, कि विदेश से न मंगाने के बजाय भारत में ही बनाया जाए। तो क्या उससे वही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है आपका? क्योंकि सर सुरेश जी तो इसे निराश दिख रहे हैं इस घोषणा से। नहीं, डेफिनेटली मैं सुरेश जी से इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो हो सकता है सरकार की मंशा ऐसी रही हो, लेकिन वो मंशा के अनुरूप कार्य हुआ नहीं। जो इफेक्ट आया वो उस तरह से नहीं था। और अभी जैसे प्रोडक्ट महंगे हो गए, पहले कोरोना का ऑलरेडी इतना जबरदस्त इफेक्ट आ रहा था, कोरोना का इफेक्ट इतना जबरदस्त बाजार में था, प्रोडक्ट भी महंगे हो गए। तो किसी भी तरह से ये मतलब है ना, ऐसा नहीं लगा कि ये जो कार्रवाई जो हुई है या स्ट्रक्चर जो बढ़ाया गया है वो मतलब इससे ना बैड इफेक्ट आया, नेगेटिव इफेक्ट आया है, और ट्रेड को सपोर्ट नहीं मिल रही है इससे। और दूसरे संदर्भ में मैं, हेलो, कितना परसेंट बढ़ा रेट? मतलब
कोरोना के बाद से अब तक मैं कितना आपको रेट जैसे बढ़ बता रहा हूँ कि सरकार को जो सपोर्ट करना चाहिए था अपने को, जो सपोर्ट होता सरकार को, और जैसे सबसे बड़ा जो हमारे को डेंट लग रहा है वो ऑनलाइन से लग रहा है, तो ऑनलाइन के ऊपर सरकार को डेफिनेटली अंकुश लगाना चाहिए था। ऑनलाइन के ऊपर अंकुश नहीं लगा, और हमारे को ही बार बार जो है इस तरह से मान लो जो सरकार का ये हमारे को लगा नहीं, केंद्र सरकार का रवैया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के प्रति सकारात्मक था, क्योंकि इसके अंदर ना कम्युनिकेशन भी एक पार्ट आता है कि एक आम उपभोक्ता की चीजें हैं, साथ में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा साधन है। सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं इसी के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचती है। तो और जहां तक मैं केंद्र सरकार की बात करूं, राज्य सरकार के अपन बजट की जो अपेक्षा है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है अपने एंगल में, तो राज्य सरकार को जैसे हमारा एक सुझाव है कि यहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का बहुत बड़ा चांसेज है। मैन्युफैक्चरिंग हब, इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। एक तो ये ग्रीन फील्ड टेक्नोलॉजी पे आता है, पानी की जरूरत नहीं है इसमें। एक अपने नेबरिंग जो ज्योग्राफिकल अपन राजस्थान में है ना 7-8 स्टेट लगती है, तो इसके अंदर अपना बहुत कुछ चांसेज है कि अपना जिसने भी यूनिट राजस्थान में लगाई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो इसके अंदर राजस्थान सरकार अगर ध्यान देवे तो डेफिनेटली बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो सकता है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था कि सरकार की मंशा यही रही है, जैसे आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग की, तो सरकार ने इसी लिहाज से ड्यूटी बढ़ाई है कि मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा मिले, राजस्थान में बढ़ावा मिले। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा समझाएं इस बात को विस्तार से। और आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये क्या है। ग्रीन फील्ड जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ग्रीन फील्ड जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। अपने चूंकि राजस्थान में पानी नहीं है, तो अपने पास ऐसे बहुत से जिले हैं जहाँ पे पानी नहीं है, तो वहां पे है ना इसकी अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन बनाई जाए बड़े लेवल पे, तो बहुत अच्छे हैं अपने को चांसेस, क्योंकि ज्यादातर यूनिट में पानी का कंजप्शन होता है, तो उसके कारण दिक्कत आती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने को पानी की जरूरत नहीं होती है, तो ये ग्रीन फील्ड, इसको इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, ग्रीन में आ जाता है ये, तो उसके अंदर ये फायदा मिलता है अपने को। और फिर ज्योग्राफिकल भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो राजस्थान सरकार के संदर्भ में मैं बात बता रहा हूँ कि राजस्थान सरकार को इसमें डेफिनेट करना चाहिए कुछ। इसके अलावा जैसे अपने जो कोरोना के अभी मान लो इसमें जैसे केस फ्लो सिस्टम था, केस फ्लो सिस्टम बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार जितने उपाय कर सकती है, जैसे मान लो केंद्र सरकार ने फार्मर को कुछ फायदे दिए थे कैश फ्लो में, है ना, तो ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अगर लेबर को दिया जाए, तो लेबर जो है सारी सारी सिटी में रहती है करीब करीब, तो उसका इफेक्ट भी आएगा। तो मान लो देते तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही जाता है, तो उसके अंदर भी मैं सोचता हूँ राज्य सरकार है ना, अगर केंद्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्रयास करे, उनसे साथ स्पोर्ट्स सिस्टम में कुछ बात करे, तो ये जो है काफी पॉजिटिव रहेगा। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड तो सारे ही इफेक्टेड थे ज्यादातर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की पर्टिकुलर बात करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। बिल्कुल। एक मैं बात और कहना चाहता था सर जी। एक मैं ये कहना चाहता था कि राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान लेवल पे है ना, जितने भी इससे रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको भी है ना एक मतलब उनको लगना चाहिए कि इतने बड़े कोरोना काल के अंदर से सारे व्यापार, सारा ट्रेड निकल के आया है, तो थोड़ा ना स्पोर्टिंग सिस्टम रखना चाहिए। और मतलब जैसे सबको लगे कि हम कंधे से कंधा मिला के है ना, सब जिसको भी जो भी आदमी नीचे गिरा है उसको उठाने के लिए ऊपर उठा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसी तरह से ही होना चाहिए, कुछ इस तरह के एफर्ट्स होने चाहिए। एक मोरल सपोर्ट भी हो, मतलब जिससे सबको लगे कि हाँ एक दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं आपस में मिलके, उसके लिए भी एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ संजीव सरोले जी हैं। संजीव जी, मैं आपसे दो सवाल जानना चाहता हूँ। पहले तो मेरे मन में ये जिज्ञासा है, इनफैक्ट सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में लोगों ने अपना जीवन मोबाइल के भरोसे, लैपटॉप के भरोसे, टैबलेट के भरोसे बिताया है, और सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की हर घर में। तो क्या इन चीजों की डिमांड बढ़ी है? कितनी डिमांड बढ़ी है मोबाइल की या टैबलेट की या लैपटॉप की? कितना % आपके पास ग्रोथ आई है? और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ावा देना है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के अलावा क्या विकल्प है? क्योंकि आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाना पसंद नहीं आया, तो फिर सरकार के पास विकल्प क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाए तो क्या करे सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं
कि पहले की राजस्थान सरकार को या भारत सरकार को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। मेरे हिसाब से जो आज के डेट में सारा वर्ल्ड एक हो गया है, हम ग्लोबल कॉम्पिटेंस के युग में जी रहे हैं, जहां पर इक्वल फील्ड पे सारे के सारे काम होने चाहिए। आज हमारी जो इंडस्ट्री में, जैसे आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें जैसे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की रेट लें तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड की हाईएस्ट रेट हम पे कर रहे हैं, जबकि उसकी कॉस्ट 1/3 कॉस्ट क्या हम रॉ मटेरियल रूप में हम इंडस्ट्री में मानते हैं कि 1/3 कॉस्ट तो इलेक्ट्रिसिटी, चाहे हमारे शोरूम्स में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, सब चीजों में हम हाई रेट पे काम कर रहे हैं। दूसरा, इंटरेस्ट कॉस्ट सरकार ने कुछ घटाने की कोशिश करी है, पर वो इंटरेस्ट रेट लगातार इतनी हायर है कि हम वर्ल्ड लेवल पे उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या नाम है, प्रोटेक्शन है कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के या और करके दिया। यदि हम वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिटिव इनको वर्किंग को करवा दें तो कहीं ना कहीं हम इनका मुकाबला करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा आपने क्या पूछा था सर, वो क्या नाम है? मैं पूछ रहा था कि आजकल सभी लोग कक्षाएं से लेकर मीटिंग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में लैपटॉप की, मोबाइल की, टैबलेट की डिमांड कितनी बड़ी है? क्योंकि इनकी जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ आ रही है, उसके शेयर मार्केट दिखा रहा है कि उसमें ग्रोथ है, तो आपके लेकिन डिमांड भी तो बड़ी होगी, कितना डिमांड बड़ी है? निश्चित रूप से टैबलेट की, लैपटॉप की, मोबाइल्स की, इनकी जबरदस्त ग्रोथ बढ़ी है। करीब 35% का मार्केट बढ़ा है इनका, और इसमें इंपोर्ट कम होने के कारण से स्टॉक भी रेगुलरली नहीं मिल पाए। और इनका तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इस सब का तो ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है, डिजिटलाइजेशन के साथ में इनकी तो ग्रोथ आ रही है और लोगों की डिमांड भी है, और इसके अनुसार लोग अपने आप को इक्विप भी कर रहे हैं। इसमें मैं दूसरी पॉइंट ये कहूंगा कि घरों में और इनमें जिसमें भी हो, हम अदर स्टेट्स के मुकाबले में हमारे यहाँ पर जो भी इनपुट कॉस्ट जहां भी भारी पड़ती हो, चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट की बढ़े, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की बढ़े, चाहे फ्यूल की कॉस्ट की बढ़े, यदि उनको और कॉम्पिटिटिव कर पाए तो मेरे हिसाब से अपने से अच्छा स्टेट कोई नहीं है जिसमें हम और अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ सुरेश कलाना जी हैं जो कि रेटा के प्रेसिडेंट भी हैं। सर थोड़ा सा फिगर बताएं, क्योंकि लोगों को फिगर के बिना इस बात का एहसास नहीं होता कि कितना बड़ा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक का है। तो कुछ आंकड़े हमें देकर बताएं, समझाएं कि कितना परसेंट, कितना मतलब टर्नओवर है ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक का पूरे इंडिया में, राजस्थान में, और हम कितना, क्या ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ की क्या ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, और उसके लिए क्या मेजर आप चाहते हैं बजट में कि कितनी ग्रोथ का टारगेट है, तो क्या हमें उपाय करने चाहिए? पूरे हिंदुस्तान का 90,000 करोड़ का टर्नओवर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरे इंडिया का 4% है, यानी राजस्थान में ये टर्नओवर 3,600 करोड़ तक जाना चाहिए। और जहां तक ग्रोथ की बात है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस की मैं बात करूंगा, इसमें हम यदि पूरे साल की बात करें तो निश्चित रूप से डीग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है। उसका कारण है कि 22 मार्च के बाद लगभग जून तक लॉकडाउन रहा, और हम लोगों के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में कंप्रेसर प्रोडक्ट की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, एयर कंडीशनर्स की बात करें, तो मेजर सेल उसी पीरियड में आती है। लेकिन उसके बाद जुलाई में जब मार्केट एकदम ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं सुरेश साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है। और यदि मैं पिछले 6 महीने के आंकड़ों की बात करूं तो 10% ग्रोथ हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस में मान के चल रहे हैं। निश्चित रूप से मोबाइल में, गैजेट में, जो कि हालांकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में नहीं आता है, उसके लिए एक अलग सेक्टर है, उसमें ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। संजीव जी ने एक बात कही कि राजस्थान में बिजली की दर बहुत महंगी है, तो सरकार को बिजली की दर कुछ कम करना चाहिए, जिससे उद्योग को, आत्मनिर्भर राजस्थान को बढ़ावा मिले। लेकिन सरकार ने जो उपाय आत्मनिर्भर भारत के लिए उठाया है, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सरकार ने ड्यूटी को बढ़ाई है। तो ड्यूटी को 15%, जैसे आपने खुद बताया कि 15% कर दिया है, तो उससे उसका उद्देश्य ये रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले। हम यहाँ पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में तो हो सकता है बिजली की दरें अधिक हो, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में अगर आपको लगता है कि ड्यूटी बढ़ाना बहुत सही कदम नहीं है, तो क्या आपके कदम, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि बजट का सेशन अभी भी चल रहा है, तो अभी भी सरकार के पास एक विकल्प है कि वो सुझाव अगर आते हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट कर सके उन बजट के पूरे प्रस्तावों में। देखिए, पहली बात तो ये, जहां तक भारत सरकार का इनिशिएटिव है,
आत्मनिर्भर भारत, हम सब भारतवासी उसका समर्थन करते हैं। और मैं इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं कि ड्यूटी बढ़ाने से कोई आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम उठेगा। इसकी बजाय गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि कुछ इस तरह के सब्सिडाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रॉ मटेरियल के अंदर में सपोर्ट करने के लिए और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट देने चाहिए थे, ताकि जो व्यापारी आज इस सेक्टर में अभी कुछ शुरुआत नहीं कर पा रहा है या वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो जब सरकार का सपोर्ट होगा और उसको सब्सिडाइज रेट के ऊपर में जमीन मिलेगी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यदि एक क्रॉस सब्सिडी मिलेगी, तो वह निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की ओर जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। इसकी वजह सरकार को बहुत सारे हम महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे युवा हैं जो आज हिंदुस्तान से बाहर हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर में ही काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। उनको इंडिया में ला करके और उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको इस लेवल तक सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंस के मामले में मान लीजिए, चाहे वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रख लीजिए, कि वो यहाँ आए और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाए। आपने एक आंकड़ा दिया कि 1 लाख करोड़ का लगभग पूरा आपका कारोबार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसमें ऑनलाइन का कारोबार भी शामिल है या फिर सब ऑफलाइन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं टोटली बात कर रहा हूँ। अभी तक देखिए, जहां तक ऑनलाइन की बात है, निश्चित रूप से ऑनलाइन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी मैं बात करूं तो ये ऐसा माना जा रहा है कि ऑनलाइन अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल टर्नओवर है और कोविड में थोड़ा बढ़ा भी है। कोविड, अच्छा, इस 1 लाख करोड़ में मतलब आपका लगभग 10,000 करोड़ ऑनलाइन का हिस्सा है? हाँ जी, ओके, बिल्कुल। तो बताएं। कोविड-19 के दौरान ये शेयर बढ़ा है क्योंकि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो सप्लाई चेन वो पूरी तरह इफेक्टेड थी और उस कारण लोगों के पास और कोई साधन नहीं था। उस समय ये ऑनलाइन का बढ़ा है। और मैं लेकिन यहाँ एक बात कहूंगा कि कोविड के दौरान हमने ये महसूस किया है, अभी हमारे कमल कंदोई जी ने भी ये क्वेश्चन उठाया था, कि ऑनलाइन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बजाय, मैं कह रहा हूँ रीजनल जो ट्रेडर्स है या जो छोटे व्यापारी है उनका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हम सबने महसूस किया है कि कोविड-19 के दौरान यदि सबसे कन्वीनियंटली हमारे सामने अवेलेबल थे या उस परिस्थिति में जिन्होंने सेवा करी है, तो वो छोटे व्यापारी थे, आसपास के व्यापारी थे। और बिल्कुल सही बात आपने कही है। लेकिन ऑनलाइन बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि ऑनलाइन कारोबार आपने माना है कि 10% है टोटल, तो 10% आपको आपने जैसे कमल कंदोई जी ने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है ऑनलाइन, तो बड़ी चुनौती कैसे बन रहा है और आप क्या चाहते हैं सरकार से? प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या चाहते हैं? बजट में प्रावधान या बजट के बाहर भी प्रावधान हो, किस तरह के प्रावधान चाहते हैं? और पहले तो कैसे चुनौती बन रहा है? 10% तो कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है अगर उनका शेयर हो भी गया है, और वो भी आप लोग भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन अपना सामान बेचना चाहें अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो आप भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे आप बेच सकते हैं जाकर। तो आपके लिए कोई वो एक और चैनल है, मतलब आप बेचने का, ना कि कोई आपका कंप्यूटर है। दूसरी बात, आपको 10% कोई बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये जब आपने कहा कि आप भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, उसका जवाब देता हूं। ऑनलाइन कंपनियों के चार्जेस इतने हैवी होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव ट्रेड है। यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बहुत कम मार्जिन में हम लोग प्ले करते हैं। तो उस कारण यदि आज हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर बने तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। ये रही पहली बात। तो फिर वो बेच कैसे रहे हैं? फिर वो शराब कैसे कर रहे हैं? जो लोग उसमें बेच रहे हैं प्लेटफॉर्म पे और आपसे सस्ता बेच रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं और उसमें रिटर्न की गारंटी भी है, तो इतना सब कुछ वो कैसे कर रहे हैं फिर? देखिए सर, इसमें हम जाएंगे बहुत डेप्थ तक तो आप ये महसूस करेंगे कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं सारी की सारी लॉस है, लेकिन कहीं न कहीं ये अपनी कॉस्ट सब्सिडी के माध्यम से, आज कंपनियों की बात करें तो आप उनका वैल्यूएशन देखेंगे तो किसी कंपनी का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है, किसी का 20,000 करोड़ है, किसी का 25,000 करोड़ है। और आप उनके जो फाइनेंशियल देखेंगे, जब उनके फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं तो उनकी लॉस की सरकार है। ऐसा क्यों है? तो ये बड़ा क्लियर है कि वो अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं।
आपने देखा भी होगा कि बीच के अंदर में जो है ऑनलाइन कंपनियों को कुछ दूसरी कंपनियों ने खरीदा भी था, ये आपके सामने एग्जाम्पल थे, जबकि वो लॉस की कंपनी थी। तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर नजर आ रहा है और इसीलिए वो मैक्सिमम लोगों को इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मैं हमारे व्यापार की बात करूं कि चुनौती क्यों है, देखिए धीरे धीरे एक आम आदमी ना वो कंफर्ट चाह रहा है, वो इस भीड़ भाड़ के अंदर में बाहर नहीं जाना चाहता, तो वो धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये भी बात भी है कि ऑनलाइन पे लोगों का ट्रस्ट भी खत्म हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पे जिस तरीके से लोगों को सामान की डिलीवरी मिलती है, कहीं पुराने प्रोडक्ट्स भी जो चले हुए हैं वो प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है, जब प्रोडक्ट में तकलीफ आती है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में भी एक बार कंप्लेंट आ गई तो उसका सॉल्यूशन बिना कंपनी के सपोर्ट के नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हमको अप्रोच करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन से परचेज किया है, और फिर हम बीइंग ए ट्रेडर और एक हमारे में भावना भी होती है कि व्यापारी को हम लोगों पे ज्यादा सपोर्ट आगे फ्यूचर में मिले, तो हम उसको सपोर्ट भी करते हैं ग्राहक को और उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। पर हाँ, ये चैलेंज है और धीरे धीरे मार्केट ग्रो कर रहा है। आज ये 10% है और हम इसको दिन प्रतिदिन इसकी ग्रोथ देख रहे हैं और इसीलिए हमको ये चैलेंज नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ मतलब अमेजन या फ्लिपकार्ट ही नहीं है, उसमें रिलायंस जैसे डोमेस्टिक प्लेयर भी आ रहे हैं और भी कई प्लेयर नए नए आ रहे हैं। या आप अपना भी आप लोग भी कोई अपनी एसोसिएशन बना के उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें चुनौती कम, आप इसको क्यों नहीं मानते कि एक और चैनल आपके लिए अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए है? क्योंकि इससे हमें भी सुविधा है, आपको भी सुविधा है, आपके लिए आपको अपनी सिर्फ इतना दुकान का जो मेंटेनेंस करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, आपको एक स्टोर से आप चला सकते हैं, घर से चला सकते हैं। तो इसमें दुविधा कहाँ है, इसमें दिक्कत उसको चुनो, आप क्यों नहीं आप इसको एक और अवसर के रूप में देखते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। मैं जैसे बात करूं रेफ्रिजरेटर की, बात करूं वॉशिंग मशीन की, बात करूं मैं एलईडी की, जब तक आदमी उसमें देखेगा नहीं, उसको कह सकते हैं टच एंड फील, तब तक वो खरीदेगा नहीं। आज होता क्या है कि वो देख करके हमारे यहाँ जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लेने के बाद, उसके सीरियल नंबर लेने के बाद में फिर वो अप्रोच करते हैं ऑनलाइन को, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन के अंदर में किसी न किसी व्यापारी के माध्यम से वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। हालांकि वो प्रोडक्ट कितना पुराना है, उसमें क्या डिफेक्ट है, ये बाद में मालूम पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जो ट्रेडिशनल व्यापारी है उनको सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन के ऊपर में केंद्र सरकार को एक एंटी टैक्स लगा देना चाहिए, ताकि दोनों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑनलाइन का व्यापार नहीं चले, ठीक है, जिसको कन्वीनियंट है ऑनलाइन से खरीदें और जिसको असुविधाजनक लगता है ऑनलाइन से खरीदना वो ऑफलाइन से खरीद ले। तो एक एंटी टैक्स की डिमांड हमने पहले भी की थी मीडिया के माध्यम से कि कम 5% एंटी टैक्स या 5% अधिभार सरकार को ऑनलाइन पर लगाया जाना चाहिए, ताकि इससे जो आम व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी है, वो भी सर्वाइव कर सके और दोनों सेक्टर साथ साथ चल सके। एंटी टैक्स का थोड़ा समझाएं कि एंटी टैक्स क्या मतलब है, 5% टैक्स का थोड़ा समझा के बताएं। हमारे साथ कमल कंदोई जी भी हैं। कमल कंदोई जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? एंट्री टैक्स का मतलब इनका जो मेजर है, क्या नाम है, वो एक ही मतलब है कि जो रेगुलर व्यापार है उसके अलावा उस पर कहीं ना कहीं ऐसा एक टैक्स लगे जिससे कि यहाँ के जो लोकल मार्केट है वो डेवलप्ड रह सके, गुलजार रह सके। जैसे डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं तो वहां पर स्मॉल व्यापार करीब करीब खत्म हो गए। यदि हमारे यहाँ पर भी एकदम खत्म हो जाएंगे तो लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। आप निश्चित रूप से सही करें कि कोई भी शोरूम को या उसको सजाने का, उसको चलाने का एक एक्सपेंडिचर आता है। ऑनलाइन में आप घर से या क्या नाम कोई भी स्टोर से, आप क्या नाम है गोदाम से भी अपना काम कर सकते हैं, वो डेफिनेटली बात है। और जो सुरेश कालानी साहब कह रहे थे कि उनका तो क्या है कि इतना बड़ा लॉसेज है, उनकी बैलेंस शीट में 10-10 हजार करोड़ का लॉस है। यहाँ का व्यापारी तो उस लॉस को मेकअप ही नहीं कर पाएगा, वो तो तब तक सिलेक्ट जाएगा। ये तो और 2-4 साल 5 साल और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और मैं इनकी बात में एक ऐड और साथ में करना चाह रहा हूँ सब, यहाँ के व्यापारी को ऑनलाइन से ही नहीं, जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जो अपने रिटेल आउटलेट्स लेके आ रहे हैं, चेन ऑफ द रिटेल आउटलेट्स लेके आ रहे हैं, उनसे भी लोकल व्यापारी नहीं सक पा रहा है, क्यों बराबर सेम रेट पे कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। क्यों उनको जिस कॉस्ट पे पूंजी की प्राप्ति होती है, उनको जिसको वर्किंग का उनका इसमें एक्सपीरियंस या वर्किंग आता है, उसको कम्पीट करना उसको मुश्किल होता है। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार
हर आदमी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है, तो यहाँ के जो लोकल व्यापार है उसको प्रोटेक्शन मिले, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। इसी से जुड़ा सर एक और सवाल है कि हम लोग बार बार मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो जो कोई भी चीज निर्माण करते हैं उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू चीन। चीन इसका एक हब बना हुआ है, तो ऐसा क्या आप बजट में देखना चाहते थे जो अभी नहीं हुआ है या जो हो सकता है कि जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन इंडिया में कम हो और हम जो विदेशों से जो आयात पे निर्भर बने हुए हैं वो निर्भरता हमारी कम हो? इसमें सर मुख्य रूप से जो मेरे को बात समझ में आ रही है ना, वो आ रही है कि हमारे यहाँ की जो मेंटेलिटी अफसरशाही की है, कितना भी केंद्र सरकार कह दे, कितना भी राज्य सरकार कह दे कि सर हमने एकदम रेड कारपेट बिछा दिया है व्यापार के लिए, काम कर दिया है, पर वहां से फाइल क्लियर कराने से लेके काम को धरातल पे लाने में कितना जोर आता है, कितने आदमी लगाने पड़ते हैं तब वो काम आपका, जैसे कि अधिकारियों की मेहरबानी पे आप काम कर रहे हैं, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि उनको कितने दिन उस फाइल को अपने यहाँ पर रखना है या कितने दिन बाद में करना है, वो बहुत डिफिकल्ट है। यदि इनका हर्डल्स कम कर दिया जाए, और जो मेरे मित्र कमल कंदोई जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा था कि साहब कोरोना काल पीरियड है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, कहीं कहीं एक दूसरे को जो गिर गए हैं या इसमें परेशान हो गए हैं, हमारे यहाँ पर यदि हम कोई टेक्निकल फॉल्ट भी कर देते हैं तो जीएसटी और ये डिपार्टमेंट बजाय हमारे को उस फॉल्ट को सुधारने के बजाय कैसे उस व्यापारी को परेशान किया जा सकता है उसके बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जा सकता है। तो क्या व्यापारी उनके कारण से बड़ा तकलीफ में रहता है, क्योंकि रोज नए अमेंडमेंट्स, रोज नई बातें, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज के जो व्यापार चल रहे हैं उनके पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी टीम रहती है, कंसल्टेंट्स की टीम रहती है, एडवोकेट्स की भी टीम रहती है, वो तो सब चीज सीख जाते हैं, पर स्मॉल व्यापारी तो समझ ही नहीं पाता है। जब तक वो समझता है तब तक नया अमेंडमेंट आ जाता है, नई बात आ जाती है, तो बड़ी सी तकलीफें आती है। आप जो आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो जितने हर्डल्स ये कम होंगे, जितने डिविजन कम होंगे, मैं दोबारा मेरी पहले वाली बात में भी आ सकता हूँ साहब कि जो मैंने कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, जो यहाँ पर क्या नाम है आपके पूंजी की कॉस्ट है, वो यदि हमारे चाइना के इक्विवेलेंट हो तो हम उनसे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट उनसे कम रेट में उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकते हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा समझा के बताएं। एक और बात आपने उठाई कि आपको जो 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 बड़े रिटेल चेन है उनसे भी खतरा है, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन अब बात जा रही है कि इंटर कंपटीशन रिटेल में, ऑनलाइन में और ऑफलाइन जो छोटे दुकानदार हैं उनमें भी कंपटीशन है, तो क्या मतलब इसमें कुछ समस्या कहाँ है? समस्या तो जो ना रिटेल चेन तो जैसे आप जो सुविधा दे सकते हैं, जो 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 ह्यूमन टच दे सकते हैं, वो रिटेल चेन में नहीं मिल सकता हमें। तो आपका एक अलग फील्ड है, उनका एक अलग फील्ड है, सबकी अपनी अपनी यूएसपी है, उसमें कंपटीशन जैसी बात कहाँ पे है? ऑनलाइन की अपनी स्पेशलिटी है कि वो घर पर डिलीवरी दे रहे हैं। नहीं, इसमें आप जो बता रहे हैं कंपटीशन वाली वो बात, वो निश्चित रूप से देखो बड़े रिटेल चेन है, वो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, वो बजाय शुद्ध व्यापार करने के उनका वर्तमान में फोकस ये है कि वो यदि मान लो लॉस मेकिंग भी रह जाते हैं तो 3 साल तक इस वर्किंग को चला रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान को बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्या कर सकती है। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि जीएसटी का जो क्षेत्र है वो राजस्थान सरकार के दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल को जो बढ़ावा दे सकते हैं राजस्थान में। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आपने बार बार ये कहा कि राजस्थान को क्या नाम, राजस्थान में सरकार चाहे तो उसको इंसेंटिवाइज कर सकती है, आप प्रायोरिटी खरीद, जैसे खरीद आपको करना है सरकारी तो उसको प्रायोरिटाइज कर सकती है। तो इस दिशा में आप लोगों ने क्या, जो बजट से पहले मीटिंग होती है सीएम की से, उसमें इस तरह का प्रस्ताव दिया है क्या? राजस्थान सरकार को हमने बजट के पहले की जो मीटिंग थी उसमें हमने जो लेटर दिया था उसमें हमने उनसे कहा था कि राजस्थान बीइंग ए ग्रीन फील्ड, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेवलप हो सकता है और उसके लिए
एक तो पावर की रेट, बिजली की रेट जो है ना वो कम की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिजली की रेट कंपेटिवली बहुत ज्यादा है। दूसरा, यदि हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल, क्योंकि पेट्रोल डीजल में ठीक है, इस बार गवर्नमेंट ने 2 रुपए 50 पैसे की कमी तो करी है, अभी भी आप देखेंगे तो नियर बाई स्टेट से बहुत ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नियर बाई पंजाब, जैसे जो कि हमारी गंगानगर से टच होता है, वहाँ 10 से 12 रुपए का फर्क है पेट्रोल डीजल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल है। और ज्योग्राफिकली आप बात करो तो राजस्थान एक तरफ पंजाब को टच करता है, दूसरी तरफ हरियाणा, तीसरी तरफ दिल्ली, चौथी तरफ मध्य प्रदेश, पांचवी तरफ गुजरात, छठा उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान एक सेंटर है। और यदि आज यहाँ पर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करने के लिए सपोर्ट किया जाए, तो एक बहुत बड़ा मार्केट नियर बाई स्टेट से निकल करके आ सकता है। उसके लिए लेबर को एक सपोर्ट दिया जाना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, तो राजस्थान गवर्नमेंट को भी इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर में जो लेबर जुड़ेगी, जो बाहर से आकर के यहाँ पर ज्वाइन करेगी, उनको सरकार एक सपोर्ट करे और उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए। जो मैन्युफैक्चरर यहाँ आना चाहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और उनको पावर की और बाकी की जो कॉस्ट है उसमें सपोर्ट दिया जाए। राजस्थान एक बहुत बड़ा हब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का। तो अभी तक सर राजस्थान में कितनी यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में? कौन सी बड़ी कंपनियां हैं? मैंने मोबाइल वाली हो या टीवी हो, टीवी पैनल्स हो, किस तरह की हैं? देखिए, राजस्थान में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार की नीति ही इसका मेरे ख्याल से एक रीजन हो सकती है। सिर्फ भिवाड़ी में कुछ एक यूनिट आए हैं और वो भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2-3 साल पहले ही भिवाड़ी में 1-2 इंडस्ट्री लगी है। एक बीच में शाहजहांपुर में भी एक इंडस्ट्री लगी थी जो वो एक चल रही है। बस बहुत ज्यादा अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस क्षेत्र के अंदर, पर स्कोप बहुत है। सुरेश जी, क्या नाम, संजीव सरोलिया जी, थोड़ा सा ये समझाएं। आप इस बात को रेखांकित कर रहे हैं बार बार कि छोटे कारोबारियों को थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो आप बजट में किस तरह की घोषणाएं आप चाहते हैं कि आपने एक बात कही कि खरीद में प्रायोरिटी मिले, इसके अलावा भी आप कुछ प्रोटेक्शन चाहते हैं कि जिससे छोटे कारोबारियों को, जैसे बड़ी चेन हो या ऑनलाइन कारोबार हो, उससे बचाया जा सके? सर, हमने जैसे एक बात देखी थी कि अभी जो केंद्र का बजट आया था उसमें सरकार के पास में 1-2 ऑप्शन थे। कोरोना के कारण से देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, लोगों में काफी समस्याएं थी। सरकार के पास में इसमें एक ऑप्शन था कि वो अपना कोरोना सेस या कोई तरीका ऐसे टैक्स लगाकर जनता से एडिशनल कोई टैक्स वसूल करे, प्लस दूसरी बात है अपना एक्सपेंडिचर को घटाए, जिससे कि उनका बजट घटा कम हो और हो। उसकी बजाय सरकार ने जस्ट इससे उल्टा काम किया। उन्होंने कोई नया टैक्स, कोई नई चीज नहीं लगाई कोरोना करके, साथ ही साथ उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करता हूँ इस बजट में कि वो भी अपने यहाँ का एक्सपेंडिचर बहुत बड़े लेवल तक बढ़ाए, जिससे यहाँ के लोकल कारोबारियों को सप्लाई करने का और उसमें सुविधा मिले, उनको समय से भुगतान वर्किंग से मिले, तो मल्टीपल इफेक्ट्स वो यहाँ की इकोनॉमी में आएगा। तो स्टेट जीएसटी यहाँ की गवर्नमेंट को मिलेगा, रोजगार यहाँ पर मिलेगा और ये सारा का सारा काम मिलेगा। यानी उनको ये देखते हुए कि कोरोना पीरियड में जो श्रिंक हुआ है बाजार, जो कम हुआ है, उसको कैसे एक्सपेंडिचर दिया जाए, क्योंकि कोई भी बाजार जब कम होता है तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट सरकारी स्तर का ही होता है। सबसे पहले सरकार को इसमें काम करना चाहिए। सरकार का मतलब सिर्फ पेंशन, सैलरी या अपना रेगुलर खर्चा ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नई इंडस्ट्रीज पे, नए टूरिज्म सेक्टर्स पे, उन पे कितना बड़ा एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि वो करेगी तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तो उसके साथ अपने आप ही बिकेगा। कोई भी चीज डेवलप होगी तो उसमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम हो, सब चीज उसमें पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। क्योंकि कोई भी नए सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का 35 से 40% हिस्सा रहता है, जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो सरकार उसमें भी करती है, कोई भी नई चीज बनाती है, तो निश्चित रूप से उनको बजाय इसको अपने घाटे को देखने की बजाय कि इसमें ये आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा एग्रेसिवली इसमें काम करेगी तो बाजार बढ़ेगा। जहां तक आप लोकल इंडस्ट्री बात जो पूछ रहे थे हमारे भाई साहब सुरेश जी से, तो यहाँ पर क्या है कि डाइकिन ने जरूर यहाँ पर बड़ी यूनिट लगाई थी निमराना में, वो इंडिया की टॉप यूनिट्स में अपने आप में है जिन्होंने वर्किंग की है। बाकी जो पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा जो दिल्ली के पास का जो एरिया है, निमराना हुआ, भिवाड़ी हुआ और ये एरिया हुआ, वो बहुत पोटेंशियल वाला एरिया है और इन सब इंडस्ट्रीज में कोई बहुत बड़ा पानी का रिसोर्स की ऐसी आवश्यकता नहीं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो बाकी राज्यों की तुलना में हमारे राज्य की कौन सी पॉलिसी में आपको
एक तो पेट्रोल डीजल बिजली की रेट हो गए, यही सबसे बड़े हर्डल है कि और भी हर्डल है कि जो ना राजस्थान को उद्यम का प्रदेश माना जाता है, उद्यमियों का प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ पर फिर क्यों नहीं हम देख पाते हैं कि यहाँ पर नए नए इंडस्ट्री आए या हमारे अपने इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं? क्या क्या समस्या कहाँ किस लेवल पे है? जो आपने एक बात कही थी, जो पिछले अपना प्रोग्राम चल रहा था ब्रेक से पहले, आपने कहा था कि चाइना में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, प्लग एंड प्ले, आप आओ और अपना काम करो। राजस्थान में तो यदि आदमी सब अपना काम भी करना चाहे तो भी यहाँ कहने के लिए तो रेड कारपेट बिछा रखा है, रोड कर रखा है, पर सबसे ज्यादा हर्डल्स यहाँ का जो मेंटल ब्लॉक है वो बहुत बड़ा है। अधिकारी काम करने में यानी जिम्मेदारी लेने में घबराते हैं, जो इनिशिएटिव लेवे, जो आगे बढ़ के एग्रेसिव डिसीजंस लेवे, ऐसे अधिकारियों की नेतृत्व की क्षमताएं कम है यहाँ पर, जिसके कारण से हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल पाए। यहाँ पर वो रोकने का व्यवसाय ज्यादा है कि कैसे काम को रोका जा सकता है। हमारे यहाँ के उद्यमी निश्चित रूप से, पूरे राजस्थान के उद्यमी पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विदेशों में अपना डंका बजाए हुए है। वो यहाँ पर जो लोकल जो सब उसी जीन्स के उसी माइंडसेट के लोग हैं, वो यहाँ पर कोई वर्किंग नहीं कर पा रहे। उसका रीजन यही है कि यहाँ का जो कहने के लिए रेड कारपेट है, एक्चुअल में रेड कारपेट जिस दिन सरकार बिछा देगी उस दिन राजस्थान को कोई भी इंडस्ट्री में कहीं भी बीट नहीं किया जा सकता। नहीं तो आपकी एक्चुअली डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की चीजें चाहते हैं? ये तो मतलब सामान हो गया कि रेड टेपिज्म है, ये तो सामान्य बातें, कहने की बातें हुई। एग्जैक्टली प्रपोजल आपके क्या होंगे? अगर आप सरकार से प्रपोजल दे देंगे तो क्या प्रपोजल होंगे कि हमारी सरकार, हम आपकी ये डिमांड है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी? सरकार को क्या यहाँ पर जो वर्किंग है कि लैंड कैसे सस्ती रेट पे उपलब्ध हो, कैसे वो प्लग एंड प्ले में काम कर पाए, कैसे काम करवा पाए, आरएफसी वगैरह जो चीजें वो किस ढंग से यहाँ पर लोगों को लोन वगैरह जिस ढंग से, मान लो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उन व्यापारियों के साथ सहयोग कर पाए और अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इस ढंग से काम करे। और जो वन विंडो शॉप कहते हैं उसको एक्चुअली वन विंडो में उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, किस टाइम में वो काम हो जाएगा, जिससे कि जो व्यापारी यहाँ पर आना चाह रहा है उसका विश्वास जम पाए। बिल्कुल, एक बड़ी बात हुई है कि कोरोना में ग्रोथ का जो डिमांड है, मतलब डिमांड कम हो गई है। तो सूरज जी, डिमांड बढ़ाई जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो सबसे अधिक जो जहाँ ग्रोथ आएगी, क्योंकि हम यूथ सेंट्रिक प्रदेश भी हैं, देश भी हैं, तो यूथ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक में ही रहता है। तो जो जहाँ ग्रोथ आएगी इलेक्ट्रॉनिक में आएगी, रियल एस्टेट में आएगी। तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि एक डिमांड बढ़े? देखिए, आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोगों को कोरोना के टाइम में रोजगार से हाथ धोना पड़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हुआ है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए और किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज को बात कर लीजिए, वहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कॉस्ट कर्टेल करने के लिए अपने पुराने स्टाफ को, चाहे वो एक बार के लिए ऑफ कर दिया है या कहीं सैलरी कम हुई है। तो मेरा ये सब मानना है कि सरकार को सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए कि वापिस वो लोग एक मेन स्ट्रीम में आए, वो लोग वापिस उनको रोजगार मिल सके। और जब रोजगार मिलेगा, रेगुलर आमदनी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक है राजस्थान की, वो अपना खर्चा भी ज्यादा कर पाएगी। अभी तो पैसे ही आदमी सहमा हुआ है और हम सब ये महसूस भी कर रहे हैं कि पिछले काफी समय से जो है, जहाँ आदमी की जो आवश्यकता है सिर्फ वही सामान वो खरीद पा रहा है। और जो कोरोना काल में हमने देखा भी है कि अधिकांश लोगों ने जहां जहां नेसेसिटी वो खर्च किया है, तो जो लग्जरी थी वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। तो एक बार सरकार को इस सेक्टर में ध्यान दिया जाना चाहिए और मेरे ख्याल से जो लोग इफेक्टेड हुए हैं उनको एक सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, रोजगार अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक और क्षेत्र है फाइनेंसिंग, क्योंकि आज सभी लोग जो चीजें खरीदते हैं वो फाइनेंस पे ही खरीदते हैं। तो आप क्या सरकार की ओर से या बैंकों की ओर से या अपने इनिशिएटिव पे कुछ फाइनेंसिंग की कोई नई स्कीम सोच रहे हैं, जिससे जो कोरोना काल में बाजार जो गिरा है, जिसमें जो रौनक छिनी है वो रौनक लौटे? फाइनेंस बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है और इसी से हमारे मार्केट में लगातार ग्रोथ भी आई है। कंपनियां अपने लेवल पे बहुत सारे सपोर्ट करती है और 0% फाइनेंस स्कीम इंप्लीमेंट भी करती है, और वो एक्चुअली में 0% है या नहीं इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि यदि सरकार 0% फाइनेंस कंपनी के जो सेक्टर है और जो कंपनियां इसमें जुड़ी हुई है उनसे बात करके उनको सपोर्ट किया जाए और वाकई में ग्राहक तक को 0% पे प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाए, उसका फाइल चार्जेस नहीं लगे,
तो निश्चित EMI ET हो तो निश्चित रूप से इसके अंदर में सेल के अंदर में इंक्रीज होगा। और जो एक आम आदमी एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो धीरे धीरे पेमेंट तो कर सकता है, लेकिन उससे ब्याज नहीं दे सकता वो, तो मेरे ख्याल से उसको सपोर्ट मिलेगा और सेल में वृद्धि होगी। क्या सरकार भी इसमें कुछ हेल्प कर सकती है आपकी? बिल्कुल कर सकती है। सरकार जो है बैंकों के माध्यम से जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनमें फाइनेंस के लिए एक इंटरेस्ट के लिए बैंकर्स को जो है वो फोर्स कर सकती है कि उन प्रोडक्ट के ऊपर में एक सर्टेन वैल्यू तक जो है बिना इंटरेस्ट के प्रोडक्ट दिया जाए। ओके, एक और क्या नाम जो फील्ड उभरता है कि हमें यूथ है, हमारा यूथ क्या नाम कई बार हम जो खरीदते हैं वो सामान नकली आ जाता है, तो लोग इस बार कई बार जैसा आपने देखा होगा दुकानों पे चेक करते हैं, तो आप क्या इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म बना सकता है या है अवेलेबल कि हमें चेक कर लें, हम वेरीफाई कर लें कि इसकी ये चीज नकली है असली है, तो कहीं हमें भटकने के बजाय हम एक आसपास की दुकान से सामान खरीद लें और हमें ऑनलाइन की जो रहता है कि ऑनलाइन से हम खरीद रहे हैं तो शायद हमें बेहतर सामान मिल रहा है, दुकान का भरोसा नहीं है, इस तरह का जो सेट है वो दूर हो सके। देखिए, जो जितने भी ब्रांडेड शोरूम हैं यहाँ पर या जितने भी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पार्टनर्स है, यहाँ उनके यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगा रहता है इज ऑथोराइज्ड डीलर फॉर दैट कंपनीज। तो मेरा ये मानना है कि जो भी यूथ है वो जाकर के उसको चेक कर सकता है, और यदि वो ऑथोराइज्ड डीलर है तो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा। और मैं मान के चलता हूँ कि 99% डीलर आज की तारीख में राजस्थान के मार्केट के अंदर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम नहीं करते, और ये जो बात करते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट की, वो इलेक्ट्रॉनिक डीलर नहीं करते। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में जरूर ये चीजें हमको सुनने को आती है कि मोबाइल की जगह आपको कुछ और निकल गया या प्रोडक्ट कुछ और मंगाए तो और निकल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी जो है, जो एक छोटी जगह बैठा है, वो कभी इस तरह का काम नहीं करता। ओके, राजस्थान में क्या नाम मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आपको अगर सजेशन देना है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो एक तो आपने कहा कि प्लग एंड प्ले का सिस्टम हो सकता है, दूसरी बिजली की बात हो सकती है, और भी आपको सजेशन देना चाहते हैं तो क्या हो सकता है कि राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, ग्रीन फील्ड हम है, तो आखिर हर्डल कहाँ आ रहा है? जैसे सर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन क्या राजनीतिक लेवल पर भी कुछ कमी है क्या? राजनीतिक सोच में कहीं कुछ कमी है क्या? देखिए, तो सरकार की सोच पे डिपेंड करता है। मेरा ये मानता है सरकार को ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हर कंपनी ये चाह रही है कि आज चाइना से निकल करके, क्योंकि चाइना एक हब बना हुआ है, चाइना से निकल करके वो इंडिया में आना चाहती है। हमने देखा है कि सारी कंपनियां जो है चाइना से निकल के कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, और हमने सुना भी है कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ डेवलप किया है, तो वो क्यों नहीं इंडिया में आए? मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक हब डेवलप किया था तिरुपति के अंदर में, और आज आप उठा के देखिए मैक्सिमम मोबाइल कंपनियां जो चाइना की थी, चाहे वो ओप्पो है या वीवो है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो TCL कंपनी है, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो तिरुपति के अंदर में स्टार्ट किया है। उसी तरह का एक इन्वेस्टमेंट जो है एक सपोर्ट दे करके और चाइना जाकर के और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंडिया में आ सकते हैं उनको दिया जाना चाहिए। और जब वो दूसरा स्टेट कर सकता है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में काम हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, एक इकोनॉमिक जोन बनाया जाए कि इकोनॉमिक जोन में जो है ना आप कौन सी कंपनी आए जाए इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग से इकोनॉमिक जोन अभी तक बना है क्या? आपकी क्या जानकारी है, कितने इकोनॉमिक जोन है? अभी तक इस तरह का राजस्थान में कोई भी जोन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए कोई जोन नहीं है। जापान कुछ जापानीज जोन बने हैं, जैसा कि अभी सरोलिया साहब बता रहे थे कि डाइकिन ने वहां पर नीमराना में स्टार्ट किया है, डाइकिन इज जापानीज कंपनी। ओके, तो क्या आप लोगों ने जो CM के साथ मीटिंग हुई उसमें किस तरह के प्रस्ताव दिए, कितने प्रस्ताव दिए, कुछ कंक्रीट कुछ बताएं उस बारे में? हमारा ये प्रस्ताव है जो हमने बताया आपको कि निश्चित रूप से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक जोन बनाया जाना चाहिए, और उसके लिए हमारी एसोसिएशन की तरफ से कोई फीडबैक चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं। हम ये भी गाइडलाइंस दे सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां राजस्थान में आ सकती है और किस जगह वो उसे जो जगह सरकार बताती है उनके जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए भी फीजिबल हो सकती है। वो सब सजेशन हमने उनको दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है इस सेक्टर के अंदर में आगे सोचेगी
और राजस्थान में एक इलेक्ट्रॉनिक जोन और इलेक्ट्रॉनिक जो है मार्केट बनाने के लिए यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, राजस्थान की कंजम्पशन स्टोरी है। हम देखें तो राजस्थान एक बड़ा, और हिंदी प्रदेश में देखें तो हिंदी प्रदेश में सबसे अधिक जीडीपी ग्रोथ हम राजस्थान में ही हासिल कर रहे हैं। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड नहीं उभरना, क्योंकि राजस्थान में जेम्स ज्वेलरी भी बहुत है, रियल एस्टेट की ग्रोथ भी बहुत है। इसके बावजूद जेम्स ज्वेलरी नहीं उभर पा रही है। तो कुछ अलग से कुछ कारण है कि सरकार की बेरुखी है? आपको क्या मतलब, कुछ अलग से भी कुछ कारण है क्या? नहीं, मैं तो मान के चलता हूँ कि सरकार की नीति कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं है और सरकार को अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए और एक मानसिकता बनानी चाहिए कि इस सेक्टर को एक प्रायोरिटी के ऊपर में लिया जाए। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक या दो मांगे जो आप बजट में देखना चाहते हैं राजस्थान के आपके क्षेत्र के लिए ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो कौन से दो प्रस्ताव आप 2 या 3 प्रस्ताव रखना चाहेंगे कि जो बजट में होना ही चाहिए, इसके बिना बजट अधूरा रहेगा? पहला तो मेरी सजेशन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की घोषणा होनी चाहिए राजस्थान में, एक सेंट्रल प्लेस देख करके जो कि सारे नियर बाई स्टेट्स को फिट कर सके, एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क वहां पे घोषणा करें। दूसरा, उस पार्क के अंदर में पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर दिया जाए ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो हैं वो दूसरे स्टेट में जाने की बजाय राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट हो। और तीसरी चीज मेरा ये मानना है कि जो आज एक आम लोगों के अंदर में भावना है कि यहाँ पर पावर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बिजली दूसरे स्टेट के मुकाबले काफी ज्यादा है, पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उन प्राइसेस को भी दूसरे स्टेट से कॉम्पिटिटिव किया जाना चाहिए। सर, एक और जो आपकी बात से याद आया कि जेम्स ज्वेलरी के अलग अलग यहाँ पे वो होते हैं, मेले लगते हैं जिसको शो बोलते हैं, जेम्स ज्वेलरी शो या रियल एस्टेट शो। तो क्यों नहीं इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक में शो लगाएं आप लोग, जिससे लोगों में इंटरेस्ट भी बढ़े और एक ही जगह एक ही छत के नीचे उनको सारी चीजें मिल जाएं सभी कंपनियों की। तो ऐसा कोई पहल आप लोगों की एसोसिएशन की तरफ से क्यों नहीं होता है, और इसमें सरकार की तरफ से कहाँ आपको सहयोग मिल सकता है? नहीं, आपका अच्छा सजेशन है और निश्चित रूप से कंपनियों के साथ मिलकर के ये बात की जा सकती है। और यदि गवर्नमेंट भी हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, जगह देती है और उसमें सपोर्ट करती है, तो हम लोग इसके लिए आगे आकर के। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित धोखा जी, जो कि गणेशन इलेक्ट्रॉनिक्स चैन के ओनर हैं, और चंद्रा ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। आप जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसके पैटर्न भी हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो बजट हमने मोदी सरकार का देखा, उसमें एक ये भी तो प्रस्ताव है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं, उन पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो क्या इसका कोई ऐसा लगता है आपको कि इसका कोई प्राइस पे इन्फ्लेटरी कोई असर आएगा? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में जो 1 फरवरी को जो बजट आया केंद्र का, उसमें इन्होंने बढ़ाई है, ड्यूटी बढ़ाई है। और ड्यूटी बढ़ाने का जो कारण है गवर्नमेंट का, वो ये है कि लोकल में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, इसलिए इन्होंने लोकल बढ़ाने के लिए ये इन्होंने बढ़ाई है। और एसी में इन्होंने ये किया है कि एसी में बिना गैस के साथ में एसी इंपोर्ट नहीं कर सकते हम, आपको बिना गैस के करना पड़ेगा, और जो कि इंडिया में आके गैस भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे उनको मैन्युफैक्चरिंग जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडिया में हो, उसके ऊपर जोर है। उसके लिए इन्होंने ये ड्यूटी बढ़ाई है। रेट बढ़ेगी इससे, एसी पे, फ्रिज पे, सभी आइटम पे एसी पे रेटें बढ़ी है और उसका इफेक्ट तो आएगा मार्केट में। अच्छा, ये कोई पैनल, जो जितने भी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पैनल होते हैं, क्या उसके भी रेट बढ़ने वाले हैं क्या? हाँ, पैनल पे भी रेट बढ़ी है, क्योंकि पैनल का कोई भी इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए कि भाई ड्यूटी बढ़ी हुई होगी तो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लगाएगा जिससे उसकी कॉस्ट ठीक हो जाए। तो लोकल जो बनाता है उसकी कॉस्ट नहीं बैठ सकती थी, इसके लिए ड्यूटी बढ़ा के उसको किया कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में हो सके। तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा? यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है बहुत सी कंपनी। हेलो, हाँ सर, इसका प्राइस राइज पे कितना असर पड़ेगा? कितने दाम बढ़ सकते हैं? एसी में करीब 10% का फर्क पड़ेगा और बाकी आइटम में 5 से 10% के बीच में फर्क पड़ रहा है। और मार्केट में ऑलरेडी फर्क पड़ गया है,
क्योंकि रेटें जो बढ़ी है तो उससे आना तो है मार्केट में असर। तो क्योंकि रॉ मटेरियल पे भी रेटें बढ़ी है, कॉपर भी रेट बढ़ा है, प्लास्टिक भी बढ़ा है, तो रॉ मटेरियल भी बढ़ा है, खाली एक ड्यूटी भी नहीं है, उसके अलावा रॉ मटेरियल भी है, एल्यूमिनियम बढ़ा, कॉपर बढ़ा है, प्लास्टिक बढ़ा है, तो उन पेट्रोल है, तो उससे सबका भी असर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद पे ज्यादा आता है। ओके, तो इसका कोई डिमांड असर आने वाला है? क्या आपको लगता है कि डिमांड उससे प्रभावित होगी? नहीं, डिमांड पे तो असर नहीं है, क्योंकि अब पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थी ना वो लग्जरी थी, आज की तारीख में एसेंशियल हो गई सर, अब हर घर की जरूरत है। और ये कोविड-19 के बाद में तो वैसे भी और हर घर में हर आदमी रहा है, एक 3 साल से बच्चे से लगाकर बुढ़े आदमी को सबको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद की इस बार जरूरत पड़ी है। जिस तरह से किराना की जरूरत थी हमारे यहाँ पे और मेडिकल की जरूरत थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की जरूरत रही है हर घर में, भले वो माइक्रो ओवन हो, फ्रिज हो, एसी हो, क्योंकि और बच्चों की पढ़ाई के लिए लैपटॉप और मोबाइल, इन्होंने तो पूरा काम ही इस पे किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद जो पहले लग्जरी होते थे अब तो एसेंशियल में आ गया सर, और एसेंशियल हर घर की जरूरत है। आप भी अगर घर पे रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा खुद को, क्या फ्रिज खराब है तो पहले तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब तो ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको बड़ा लेना पड़ेगा या आपने जरूरत देखी कि इसकी जरूरत है। पहले आप इग्नोर कर सकते थे, अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कितना परसेंट डिमांड में ग्रोथ देख रहे हैं आप, जो कोविड के बाद जो हम पीरियड देख रहे हैं? कोविड के बाद में 20% के करीब ग्रोथ बढ़ी है सर। ओके, छोटे अप्लायंसेस में तो 40% से ऊपर बढ़ी है, बाकी आइटम में 20% की जरूरत पड़ी है। जैसे जिसके घर में टीवी था लेकिन स्मार्ट टीवी नहीं था, तो स्मार्ट नहीं था तो नेटफ्लिक्स वगैरह उस पर नहीं देख पाते थे, तो वो चेंज हो रहे हैं। फ्रिज छोटे थे वो बड़े ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन अगर इसके पास सेमी ऑटोमेटिक था वो फुली ऑटोमेटिक ले रहे हैं, माइक्रो ओवन नहीं था वो ले रहे। तो हर चीज की जरूरत है, आज की तारीख में हर घर की नीड हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। तो आपको क्या राय, जो मोदी सरकार का बजट है उसको आप, अगर आपसे कहा जाए कि आप उसको ग्रेड दें या नंबरिंग करें, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप उसको? मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। क्योंकि उनका मेन बजट में जो कारण यही है कि भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, वो ज्यादा है, तो वो जैसे ही बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे पैसा, हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, ये एक बहुत बड़ी बात होगी सर। तो सर कितना समय लग सकता है जो इसको, जो मोदी सरकार की मंशा है कि मैन्युफैक्चरिंग इन मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का को प्रमोशन मिले, उसमें कितना समय लग सकता है? अभी से स्टार्ट करके, वैसे तो पहले से ही स्टार्ट है, तो लगी है कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने फैक्ट्रियां यहाँ पे इंडिया में डाली है, जिसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो हमें वो भी फायदा मिल रहा है। छोटे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो बहुत सी कंपनियों ने फैक्ट्रियां भी यहाँ पे इंडिया में डाली है, तो और भी लोग डालेंगे जो अभी नहीं डाल रहे थे। तो सरकार को कुछ जोन बनाने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और उस एरिया में एक्स्ट्रा सुविधा दे दे और ज्यादा से ज्यादा उनको करे। और लेबर, मेन हमारी प्रॉब्लम जो आएगी वो लेबर है, उन लेबर को प्रशिक्षित करना, उनको जो है डेवलप करना है, वो हमारे लिए बड़ा काम है। तो वो अगर प्रशिक्षण केंद्र ज्यादा खुल जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकता है। ओके, आपके साथ ओवरऑल पूरे राजस्थान में 150 से अधिक शोरूम है गणेशन के नाम से, तो आप थोड़ा सा समझाएं हमें कि किस एरिया में सबसे अधिक ग्रोथ आई है इन लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के पीरियड के बाद? जयपुर में या जोधपुर में, कौन से एरिया में सबसे अधिक ग्रोथ है? नहीं, पहले लगता था कि सिटी में आई है, लेकिन गांव में भी वही आई है। मतलब हमारे हर पूरे राजस्थान में हर जगह पे शोरूम है, तो हर जगह पे डिमांड आई, प्लस डीलर नेटवर्क भी है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आज 400 डीलर का नेटवर्क भी है हमारे पास, तो हर जगह पे डिमांड आई है। क्योंकि ऐसा नहीं, जैसे जैसे खुलते गए ना वैसे वैसे डिमांड मतलब लोगों में बढ़ती गई और लोगों ने खरीदा। मेरा मतलब है जैसे मतलब आप देखेंगे किराना के व्यापारी, नहीं, मेरा मतलब है जैसे शहरों में तो पहले से लोगों के पास लैपटॉप वगैरह या टैबलेट वगैरह, मोबाइल वगैरह थे, तो उस पर वो क्लास कर रहे होंगे, बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन गांव में इसकी जरूरत तुरंत महसूस की गई होगी, तो क्या वहां डिमांड ज्यादा आई है? हाँ जी, गाँव में ज्यादा हुई है, और अपग्रेड करने, लोगों के पास टीवी थे तो अपग्रेड किया लोगों ने, भाई स्मार्ट टीवी के खरीदे, क्योंकि जिससे उससे बच्चों की पढ़ाई कर सके। तो सर राजस्थान का बजट भी आने वाला है, आपने बताया कि राजस्थान में जो ग्रामीण एरिया है उनमें पिछले दिनों डिमांड ज्यादा आई है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, तो राजस्थान के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं कि राजस्थान आपके जो सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, उसके लिहाज से किस तरह की आपकी अपेक्षा है? राजस्थान सरकार से तो हमें एक ही रिक्वेस्ट है सर कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार जो है उसको कम ना आके, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार भी रेवेन्यू में बहुत बड़ा ग्रोथ दे रहा है, अभी आगे भी दिए और आगे, क्योंकि हमारे पास किराना और या मेडिकल से
हमारी रेवेन्यू जो है ना वो ज्यादा है, पर आइटम कॉस्ट ज्यादा है, तो हमारी रेवेन्यू ज्यादा है, तो हमारा बिजनेस अब टर्नओवर बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी रेवेन्यू बहुत अच्छी है और आगे बढ़ेगी। हमारे को जो दिक्कत आ रही है हमारे राजस्थान के डीलरों को, वो एक ही बात की आ रही है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। तो वो ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा होने से हमारे जो रिटेल बिजनेस वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के राजस्थान के, उनका सेल में कम आ रही है और बाहर से माल आ रहा है। उसको राजस्थान सरकार को रोक के राजस्थान की रेवेन्यू को राजस्थान में रहने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे राजस्थान की रेवेन्यू राजस्थान में रहे और राजस्थान के जितने भी डीलर हैं उनके ऊपर संकट नहीं आए बिजनेस का। ओके सर, एक और जैसे मेड इन इंडिया की बात चल रही है, उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया भी एक पहल चली है, तो उस दिशा में आपको लगता है कि कुछ प्रयास या हो सकते हैं बजट में कि मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान इन इलेक्ट्रॉनिक्स? राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजस्थान सरकार को भिवाड़ी के पास में पहले जोन खोला था, जापानीज जोन खोला हुआ है, और या आसपास में एक इलेक्ट्रॉनिक जोन खोलना चाहिए जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। अभी भी वैसे इंडिया की नंबर 1 कंपनी डाइकन भी यहाँ पे है, हैवेल्स ने भी यहाँ पे खोला है, राजस्थान में खोला है, तो बहुत से लोग राजस्थान में आ सकते हैं क्योंकि हमारी बॉर्डर जो है दिल्ली के पास में है और नॉर्थ इंडिया की पूरी सप्लाई जो है वो राजस्थान से हो सकती है। तो राजस्थान सरकार को कुछ न कुछ ऐसी स्कीम देनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को लुभावना ऑफर देने चाहिए जो राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो मैन्युफैक्चरिंग खोल सके, जिससे आप लोगों ने सीएम से मीटिंग भी की होगी बजट के पहले, क्या सुझाव दिए बेसिकली? नहीं, सीएम साहब से मीटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि कोविड के कारण अभी मिलना नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी तो रिक्वेस्ट है, हमने भी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी बोला है कि कैसे करके राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स बजट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, या कोई जोन खोलना चाहिए या एक्स्ट्रा कोई रियायत देनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा खुल सके। ओके सर, एक और जो है ना हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जेम्स ज्वेलरी में हमने बाकी जो हमारे पैनलिस्ट उनसे भी यही पूछा है कि जैसे जेम्स ज्वेलरी में उनके शो होते हैं, एक्सपो शो होते हैं, जेम्स ज्वेलरी शो होता है, रियल एस्टेट के वो लगता है आपके लंबे लंबे मेले लगते हैं, और भी हर फर्नीचर की भी सेगमेंट के भी मेले लगते हैं, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ऐसा शो नहीं लगता या मेला नहीं लगता? जैसे हमने रिको में मतलब सीतापुरा में जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पे लगते देखे हैं, आप लोग क्यों नहीं इस तरह के शो करते? इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने 3 साल पहले तक तो मैं हर साल शो करता था और इलेक्ट्रॉनिक्स का मेला लगाता था, प्रॉपर्टी के साथ साथ इलेक्ट्रो प्रॉपर्टी उत्सव के नाम से करते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट या कंपनियों का इतना कोई रुझान नहीं रहा जिसके कारण से उसको बंद करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन अगर सरकार उसको प्रोत्साहन करे और सरकार सब कंपनियों को सबको कहे तो नए प्रोडक्ट कैसे आए वो कंज्यूमर को नॉलेज में और इसका और डीलर को भी नॉलेज हो, इसके लिए करना चाहिए। अगर कोई करे, सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो जरूर करेंगे, हम लोग मिलके करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मिलके भी कर सकता है। सर, किस तरह का प्रोत्साहन चाहते हैं इसमें आप सरकार से? सरकार से यही कि भाई जो मेला लग रहा है उस टाइम हमें कोई उस टाइम मेले की टाइम में, जैसे ग्वालियर में मेला लगता है उस टाइम जीएसटी में छूट देते हैं, उस मेले के दौरान खरीदी में कुछ ऐसे सपोर्ट हो जिससे कारण हो तो वो कंपनी भी आए, सॉल्व भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी राजस्थान टीम को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के आप शो करते हैं, इस तरह से लोगों को कनेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज की तारीख में राजस्थान में या कहीं भी इंडिया में आप लोगों का रोल बहुत बड़ा रह रहा है, जिससे पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज दे रहे हैं, जिससे पॉजिटिवनेस से ही बिजनेस का सबका हर बिजनेस में ठीक होगा। और आप लोग इसकी पहल करिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आभारी भी है। चलिए, नमस्कार सर। अब इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए पत्रकार टीवी। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे हैं और आज उन्होंने 2 सभाएं की, किसान पंचायत आप कह सकते हैं, किसान महासभा कह सकते हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान महापंचायत की
और जहां उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ भाषण जो किसान कानून, कृषि कानून जो आए हैं उनको लेकर, और वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार जो केंद्र में है उस पर बड़ा तगड़ा हमला बोला। उसके बाद उनकी दूसरी सभा जो हुई वो पदमपुर श्रीगंगानगर में हुई। इस तरह 2 सभाएं थी और आज उन्होंने एक तरीके से राजस्थान का राजनीतिक माहौल खूब गर्मा